गुड मॉर्निंग। आज का हमारा टॉपिक है अधिगम की कठिनाइयाँ, डिफ़िकल्टीज इन लर्निंग। इसको अधिगम अक्षमता के नाम से भी जानते हैं, अर्थात लर्निंग डिसएबिलिटी। ये दो शब्दों से मिलकर बना है अधिगम अक्षम और अक्षमता। अधिगम का अर्थ है सीखना और अक्षमता का अर्थ है क्षमता का अभाव, अर्थात सीखने की क्षमता या योग्यता की कमी या उसकी अनुपस्थिति अधिगम अक्षमता कहलाती है। अधिगम अक्षमता को वाक, भाषा, पठन, लेखन, अंकगणितीय प्रक्रियाओं में से किसी एक या अधिक प्रक्रियाओं में मंदता, विकृति या अवरुद्ध विकास के रूप में परिभाषित कर सकते हैं। अर्थात वह बालक जिसमें बोलने में, उच्चारण में, भाषा में, पढ़ने में, लिखने में या किसी गणितीय गणना करने में कोई मंदता हो, विकृति हो या उसका विकास अवरुद्ध हो गया हो, उसको अधिगम अक्षमता के अंतर्गत लिया जाता है। एक मुख्य बिंदु यहाँ ये आता है कि इसके अंतर्गत दृष्टि, श्रवण या गामक विकलांगता, मानसिक मंदता, सांस्कृतिक या आर्थिक दोष से सम्मिलित बालक नहीं होते। अर्थात ऐसे बालक जो सुनने में जिनकी क्षमता कम हो, देखने में कम हो या अन्य किसी प्रकार की विकलांगता हो, मानसिक मंदता हो, वो इसमें शामिल नहीं किए जाते। अधिगम अक्षमता मानव में केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, जिसको हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम के नाम से भी जानते हैं, कि सही प्रकार कार्य नहीं करने के कारण उत्पन्न होती है। जब हम व्यक्ति का केंद्रीय तंत्रिका तंत्र सही प्रकार कार्य नहीं करता है तो उससे उसमें बोलने, सुनने, पढ़ने, लिखने, तर्क करने या गणितीय क्षमता के प्रयोग में कठिनाई उत्पन्न होती है और इसको अधिगम की कठिनाई कहते हैं। यह स्वभाव से आंतरिक होता है, अर्थात ऐसी क्षमता मानव में बाहरी रूप से दिखाई नहीं देती, बल्कि यह आंतरिक होती है। इसका सर्वप्रथम पता 1963 में सैमुअल किर्क नामक मनोवैज्ञानिक ने लगाया था। अधिगम अक्षमता की प्रकृति, नेचर। इसका नेचर आंतरिक होता है, अर्थात यह इंटरनल होती है, बाहरी रूप से दिखाई नहीं देती। यह व्यक्ति या बालक में आजीवन विद्यमान रहती है। अगर ये एक बार अक्षमता स्टार्टिंग से है उसके, तो ये आगे तक बनी रहती है। इसमें विकृतियों का एक विषम समूह होता है, अर्थात बालक में एक या एक से अधिक विकृति पाई जा सकती है। ऐसे ग्रसित व्यक्तियों का अलग व्यवहार व विशेषता होती है। इस प्रकार के व्यक्ति जिनकी अधिगम अक्षमता होती है, उनका व्यवहार विशेष प्रकार का होता है और उनमें अलग तरह की विशेषताएं पाई जाती हैं। यह केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से संबंधित है, इसलिए इसको हम जैविक समस्या मानते हैं। यह एक मनोवैज्ञानिक समस्या है। अधिगम असक्षम बालकों की विशेषताएं। ऐसे बालक जो अधिगम असक्षम हैं, उनमें कुछ विशेषताएं होती हैं, जैसे ये बालक सामान्य और सामान्य से थोड़ा ज़्यादा सोचने एवं तर्क करने की योग्यता रखते हैं। अर्थात सामान्य बालकों के समान ये नहीं सोचते, बल्कि उनसे अधिक तर्क करते हैं और सोचते हैं। ऐसे बालक औसत विद्यालय उपलब्धि से निम्न का प्रदर्शन करते हैं। सामान्य बालकों से भी ये निम्न का प्रदर्शन करते हैं, इनका उपलब्धि स्तर कम होता है। इनकी उपलब्धि और योग्यता के बीच में सार्थक अंतर होता है, अर्थात इनकी योग्यता है तो भी इनका उपलब्धि स्तर कम होता है और दोनों में अंतर पाया जाता है। इनके निष्पादन संबंधी कठिनाइयाँ होती हैं। अचीवमेंट लेवल इनका कम होता है। ऐसे बालक बिना सोचे विचारे कार्य करते हैं, किसी कार्य में ये अधिक सोचते नहीं हैं। इनमें निर्णय क्षमता का अभाव होता है, डिसीजन पावर इनकी कम होती है। ये सामान्य से ज़्यादा सक्रिय होते हैं। सामान्य बालकों की अपेक्षा इनमें सक्रियता की मात्रा ज़्यादा पाई जाती है और इनका स्मृति कमज़ोर होती है, मेमोरी कमज़ोर होती है। अधिगम अक्षमता के प्रकार। यह अधिगम अक्षमता विभिन्न प्रकार की होती है, जिसमें से प्रमुख है, फर्स्ट है डिसलेक्सिया। ऐसे बालक जिनको पढ़ने संबंधी विकार हो, पढ़ने में कठिनाई आती हो, उनको डिसलेक्सिया वर्ग के अंतर्गत रखा जाता है। सेकंड है डिस्ग्राफिया।
ऐसे बालकों को लेखन संबंधी विकार होता है, लिखने में परेशानी होती है। जैसे उदाहरण, ये डी को बी लिखते हैं, डब्ल्यू को एम लिखते हैं। तीसरा प्रकार है डिसकैलकुलिया। ऐसे बालकों में गणना संबंधी विकार होता है, कैलकुलेशन करने में इनको प्रॉब्लम होती है। ये प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवीजन में कई बार इनको बहुत अधिक परेशानी होती है। फोर्थ है डिस्फेक्सिया। ऐसे बालकों को वाक क्षमता संबंधी विकार होता है, इनके उच्चारण में विकार होता है, ये व को बै बोलते हैं। इसी प्रकार कई अन्य शब्दों का भी गलत उच्चारण करते हैं। डिस्प्रैक्सिया। ऐसे बालकों के लेखन और चित्रांकन संबंधी विकार होता है, लिखने में इनको दिक्कत होती है और चित्र बनाने में भी इनके बहुत प्रॉब्लम आती है। 6 प्रकार है डिसऑर्थोग्राफी। ऐसे बालकों को वर्तनी संबंधी विकार होता है, मात्राओं की ये सही से पहचान नहीं कर पाते और वर्तनी संबंधी अशुद्धियाँ करते हैं। 7th है ऑडिटरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर। ऐसे बालकों को श्रवण संबंधी विकार होता है, जो इनकी सुनने की क्षमता है उसमें डिफ़िकल्टी होती है। ये गलत सुन भी सकते हैं, जो अगर अध्यापक सामान्य कक्षा में इनको पढ़ा रहा है तो ये उसमें भी गलत सुन के अपना अलग अर्थ निकाल लेते हैं। नेक्स्ट है विजुअल परसेप्शन डिसऑर्डर। ऐसे बालकों को दृश्य अवलोकन क्षमता संबंधी विकार होता है, देखने में परेशानी होती है और इस प्रकार का डिसऑर्डर उनको आगे अधिगम में कठिनाई उत्पन्न करता है। नेक्स्ट है सेंसरी इंटीग्रेशन और प्रोसेसिंग डिसऑर्डर। इस प्रकार के बालकों का इंद्रिय समन्वय क्षमता संबंधी विकार होता है, अर्थात इनके सेंसरी ऑर्गन में कोऑर्डिनेशन नहीं हो पाता, जिससे इनको अधिगम में कठिनाई होती है। लास्ट है ऑर्गेनाइजेशनल लर्निंग डिसऑर्डर। इस प्रकार के बालकों में संगठनात्मक पठन संबंधी विकार होता है, वो सभी जो पढ़ाया जा रहा है उसका एक संगठन नहीं कर पाते और उनको अधिगम में कठिनाई आती है। इनका निदान और उपचार कैसे किया जाए? अंत में है, इनके निदान के लिए सबसे पहले ऐसे बालक जो अधिगम असक्षम है उनकी पहचान की जाए। कक्षा में ऐसे विद्यार्थियों को अध्यापक, उसके मित्र मंडली या माता पिता द्वारा पहचाना जाए। ऐसे बालकों पर विद्यालय में कक्षा में विशेष ध्यान दिया जाए। कक्षा के अन्य छात्रों को भी ऐसे बालकों का सहयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया जाए। अन्य बालकों को समझाया जाए कि वो उनके हंसी नहीं उड़ाएं, बल्कि उनका सहयोग करें और उनके अधिगम में आ रही परेशानियों को दूर करने में मदद करें। अधिगम अक्षमता वाले बालकों के माता पिता को उनके बालकों की समस्या से अवगत कराया जाए। उनके माता पिता को बताया जाए कि आपके बच्चे को पढ़ने में ये दिक्कत है और इसके लिए आप ये कीजिए। ऐसे बालकों के साथ सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार किया जाए और साथ ही उनकी अगर आंतरिक क्षमता है, रुचि है, उसका पता लगाकर उसको बढ़ाया जाए। इस प्रकार से अधिगम की कठिनाई को दूर किया जा सकता है।